चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। आपको पता है हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर आपके पर्सन के लिए। तो देखते हैं गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए हेल्थ के अंदर। इन ए डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। डेमोक्रेसी के अंदर लोग एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। वेलफेयर मीन भलाई के लिए काम करेगी। तो हम भी गवर्नमेंट से हर टाइम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री भी क्या है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी क्या होता है, रूल बाय पीपल। मीन्स जहाँ पे पीपल का रूल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल थ्रू प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ। ये हेल्थ की स्पेलिंग ठीक कर लेना यहाँ पे आप। एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। देखिए जो गवर्नमेंट है वो पीपल के वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। किस तरीके से करती है, गवर्नमेंट लोगों को एजुकेशन देती है, हेल्थ देती है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार देती है, हाउसिंग की फैसिलिटी भी देती है, जैसे बहुत से लोगों को गवर्नमेंट हाउस लोन देती है। उसके साथ साथ में गवर्नमेंट पीपल के डेवलपमेंट के लिए रोड्स बनाती है और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी देती है। मीन्स लोगों को बिजली की व्यवस्था भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। मीनिंग ऑफ हेल्थ, हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, मीन्स स्वास्थ्य का मीनिंग क्या है। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मीनिंग होता है कि हम इलनेस से, बीमारी से फ्री रहें और इंजरी से भी फ्री रहें। इंजरी क्या होती है, जब हम घायल हो जाते हैं या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे को इंजरी हो जाती है। तो हेल्थ का मीनिंग ये है कि हम बीमारी से फ्री रहें और इंजरीज से भी हम फ्री रहें। तो हेल्थ में सिर्फ इतनी ही चीज़ नहीं आती कि आपको, आप बीमारी से फ्री हैं या आपको इंजरी नहीं है, तो ये सिर्फ हेल्थ नहीं है। हेल्थ का बहुत बड़ा मीनिंग है। अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। इनके अलावा, डिजीज से फ्री रहने के अलावा और भी बहुत से फैक्टर हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आसपास सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमें कोई मेंटल पैनिक नहीं होना चाहिए, हमारे माइंड में किसी प्रकार की कोई दहशत या डर नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ में हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए। तो हेल्थ में सिर्फ आपका इलनेस से, बीमारियों से और इंजरी से फ्री रहना ही नहीं आता, हेल्थ के अंदर और भी बहुत से फैक्टर आते हैं। तो अदर ये 2 बार आ गया, इसको आप काट दें। हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर देखिए हेल्थ केयर की क्या सिचुएशन है। मीन्स गवर्नमेंट ने लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए क्या क्या कोशिश की है, या गवर्नमेंट ने है ना किस टाइप की हेल्थ फैसिलिटी इंडिया के लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। हमारी कंट्री के अंदर लगभग है ना हर साल 15,000 डॉक्टर, 15,000 डॉक्टर क्वालिफाई करते हैं। मीन्स हर साल हमारी कंट्री में 15,000 नए डॉक्टर निकलते हैं। अब हॉस्पिटल्स की संख्या देखते हैं हम, 1950 में कितनी थी और 2000 में कितनी होगी। हमारी कंट्री के अंदर 1950 में 2717 हॉस्पिटल थे, 1991 के अंदर 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए और 2000 के अंदर 18,218 हॉस्पिटल्स हमारी कंट्री के अंदर हो गए। हमारी कंट्री के अंदर हेल्थ केयर की और क्या सिचुएशन है, हमारी कंट्री के अंदर यदि हम मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो मेडिकल टूरिज्म की बहुत अच्छी फैसिलिटी हमारी कंट्री में है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर बाहर से टूरिस्ट आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं, मेडिकल टूरिस्ट बोलते हैं। तो उससे हमारी कंट्री को बहुत अच्छी अर्निंग होती है और हमारी कंट्री की जो क्रेडिबिलिटी है, जो साख है या जो हमारी कंट्री का सम्मान है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ता है। क्योंकि यदि मेडिकल टूरिज्म हमारी कंट्री में जितना बढ़ेगा, बाहर से लोग हमारी कंट्री के अंदर इलाज कराने के लिए आएंगे, तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी ये साख जाएगी कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। इंडिया है ना आपके मेडिसिन्स क्या होती हैं, दवाइयाँ। तो दवाइयों का वर्ल्ड में सबसे 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मीन्स हम है ना, हमारा 3रा नंबर है दवाइयाँ पैदा करने में पूरे वर्ल्ड में। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल्ड इन अर्बन एरियाज। हमारी कंट्री के अंदर जो ज़्यादातर डॉक्टर हैं ना वो अर्बन एरिया के अंदर सेटल हैं, मीन्स वो अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं। लैक ऑफ डॉक्टर्स इन रूरल एरियाज। हमारी कंट्री के अंदर
रूरल एरियाज़ के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, मीन्स हमारी कंट्री के जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। ट्यूबरक्लोसिस किसको बोलते हैं? टीबी की बीमारी को। तो हमारी कंट्री में हर साल ट्यूबरक्लोसिस से लगभग 5 लाख पीपल मर जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में होता है 10 लाख, और 2 मिलियन के अंदर कितने हो गए? 20 लाख। हमारी कंट्री के अंदर हर साल मीन्स 20 लाख मीन्स 2 मिलियन मलेरिया के केसेस आते हैं। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हमारी कंट्री की ऐसी सिचुएशन है कि हमारी कंट्री के अंदर सभी लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। और हमारी कंट्री के अंदर है ना 21% जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है ना, जैसे आपके हेपेटाइटिस हो गया, डायरिया हो गया, तो जो कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं इनको, तो 21% कम्युनिकेबल डिजीजेज हमारी कंट्री के अंदर किसकी वजह से फैलती हैं? हमारी कंट्री के अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, मीन्स पीने का साफ पानी नहीं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। हमारी कंट्री के अंदर जो 50% के लगभग चिल्ड्रन है उनको एडिक्वेट फूड नहीं मिलता। एडिक्वेट फूड का कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो न्यूट्रिशन से भरपूर फूड है उनको वो नहीं मिलता, और वो है ना बच्चे हमारी कंट्री के अंडर नरिश हैं। अंडर नरिश कहने का मतलब है कि वो कुपोषित हैं, उनके अंदर मल न्यूट्रिशन की समस्या है, कुपोषण का वो शिकार हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को हम जो सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम होता है ना हमारा, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम, उसको हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बोलते हैं। दिस इज द सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। जो हेल्थ या हॉस्पिटल का जो सिस्टम है ना गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। जहाँ पे मीन गवर्नमेंट की बात आ गई तो है ना, मीन्स पब्लिक की बात आ गई तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट जोड़ देंगे उसके साथ में। मीन्स जो मीन्स आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं या जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर होते हैं वो सारे के सारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर आते हैं। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, इसकी जो आपकी एब्रीवेशन है वो है PBKMS। तो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति क्या है? ये एक है ना एग्रीकल्चरल लेबरर की एसोसिएशन है वेस्ट बंगाल की। मीन्स वेस्ट बंगाल के अंदर जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, जो मीन्स दूसरे की एग्रीकल्चर के ऊपर या खेती दूसरे के फील्ड में खेत में जो एग्रीकल्चर करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर। तो एग्रीकल्चरल लेबरर की एक ऑर्गेनाइजेशन है पश्चिम बंगाल मजदूर समिति, और ये वेस्ट बंगाल की है। हकीम शेख ये आपके मेंबर था PBKMS मीन्स पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का। तो 2 कैटेगरीज ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी की 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो 2 टाइप की हेल्थ फैसिलिटी हमारी कंट्री के अंदर है। एक तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जिनको गवर्नमेंट चलाती है, और एक प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी जिनको कौन चलाते हैं? जो प्राइवेट ओनर चलाते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की क्या खास बात है? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को ओन मीन होता है मालिक, तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की मालिक गवर्नमेंट है, और पब्लिक हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होती हैं, और पब्लिक हेल्थ सर्विस होती हैं वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। उसके बाद में हम बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को कौन ओन्ड और ऑपरेटेड करता है? वो करता है प्राइवेट इंडिविजुअल, मीन कोई भी आपके उसका किसी भी आदमी का ये किसी भी आदमी की निजी प्रॉपर्टी होती है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। अब PHC की हम बात कर लेते हैं। प्राइवेट हेल्थ जो आपके सर्विस होती हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, पब्लिक या गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। PHC को बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जैसे गाँव के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो PHC की फुल फॉर्म आ सकती है आपके पेपर में RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो मीन्स आपके रजिस्ट्रेशन के थ्रू मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं उनको बोलते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। डॉक्टर के अंडर में जो मीन्स आपके RMP प्रैक्टिस करते हैं वही होते हैं ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। गवर्नमेंट यूज टैक्स मनी टू प्रोवाइड मैनी पब्लिक सर्विसेज टू द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन। आपको पता गवर्नमेंट हमारे को बहुत फैसिलिटी देती है, रोड की, इलेक्ट्रिसिटी की, अनेक फैसिलिटीज देती है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट है ना जो ये हमें को फैसिलिटी देती है तो गवर्नमेंट किसके थ्रू देती है? गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है, जिन लोगों के पास में ज़्यादा इनकम होती है या पैसा मिलता है जिन लोगों को ज़्यादा, उन लोगों से गवर्नमेंट टैक्स लेती है। और गवर्नमेंट है ना उस टैक्स का यूज़ है ना
किसके लिए करती है? लोगों के या सिटीजन के बेनिफिट के लिए करती है। राइट टू लाइफ, हमारी गवर्नमेंट ने मीन्स हमारे देश की सरकार ने हर नागरिक को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर नागरिक को लाइफ का अधिकार दे रखा है कि हर आदमी को जीवन जीने का अधिकार है। और राइट टू लाइफ किस में आता है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर आता है। अभी हम बात करते हैं यूनिसेफ की बात करते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और यूनिसेफ कब बना था ये 11 दिसंबर 1946 को। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पे बोल रखा कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन्स। मीन्स हमारी कंट्री के अंदर 20% लोग ही ऐसे हैं जिनको मेडिसिन मिल पाती है बीमारी के अंदर। मीन्स जब उनको ज़रूरत होती है बीमारी में मेडिसिन्स की, तो सभी लोगों को हमारी कंट्री के अंदर मेडिसिन्स नहीं मिल पाती हर बीमारी की। सिर्फ है ना 20% लोग ही ऐसे हैं जो अपनी मतलब बीमार होने के बाद में मेडिसिन्स को अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगला दे रखा है, फिर हम न्यू वर्ड्स करेंगे इसके। 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल और समटाइम illness or injury have to borrow money or sell some of their possession to pay the expenses। देखिए हमारी कंट्री के अंदर 40% लोग ऐसे हैं जब उनको कोई इल हो जाती है, मीन बीमारी हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, इंजरी में मीन्स आपके घायल हो जाते हैं, तो वो लोग है ना अपना इलाज करवाने के लिए मनी बोरो करते हैं दूसरों से। बोरो मीन उधार लेते हैं। तो इसके अंदर वो कोई ज़्यादा वो नहीं है, सीबीएसई का क्वेश्चन बनेगा, एनटीएससी का इसके अंदर नहीं बनने वाला। अभी हम यहाँ पे एक बात करेंगे, ये जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं नोट्स में लिख रहा हूँ जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल क्या होता है? एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंट को सस्टेन रखना। आज मान लीजिए हमने अपना डेवलपमेंट कर लिया, हमने जितनी भी आपके लग्जरियस चीज़ थी, जितनी भी ऐशो आराम की चीज़ थी हमारी, हमने वो सारी चीज़ें ले ली, लेकिन हमने ये देखना है कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी हम डेवलपमेंट कर पाएँ, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को बना के रखना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो गया? डेवलपमेंट शुड टेक इन ए मैनर दैट डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रेजेंट फ्यूचर डेवलपमेंट एंड आल्सो डज नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट आल्सो। मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ये होता है कि डेवलपमेंट को सस्टेन रखा जाए। जो डेवलपमेंट आपके प्रेजेंट में हो रहा है वो डेवलपमेंट भी नहीं रुकना चाहिए, इसके साथ साथ फ्यूचर के अंदर भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन आएगी उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। और है ना इसके साथ साथ में डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि उससे एनवायरनमेंट को भी हानि ना हो। अभी मैं आपको यहाँ पे केरला का एग्जांपल दिखाता हूँ कि केरला का और कोस्टारिका का हेल्थ एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि केरला की गवर्नमेंट ने किस तरीके से हेल्थ की जो आपकी सिचुएशन है उसको मेंटेन रखा। 1996 के अंदर केरला गवर्नमेंट ने कुछ मेजर चेंज किए स्टेट के अंदर, अपने स्टेट के अंदर कुछ चेंज किए। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत। जितना भी आपके पूरे स्टेट का बजट था, मीन्स पूरे स्टेट की सरकार के पास में जितने पैसे थे केरला के अंदर, उनमें से 40% पैसे केरला की सरकार ने पंचायत को दे दिए। दे कुड प्लान प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट। इससे क्या हो सकता था, जो ग्राम पंचायत थी ना वो अपने है ना रिक्वायरमेंट के लिए कुछ प्लान कर सकती थी, या मीन्स जो भी उनको मान लीजिए कुछ प्लानिंग होती थी वो कर सकती थी आराम से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने, केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ है ना उनको बजट भी प्रोवाइड करवाया। बजट क्या होता है? पैसा देना। उनको पैसा भी दिया और इससे क्या हुआ, वो है ना अपने लोगों की रिक्वायरमेंट के बारे में प्लान कर सकती थी और अपने लोगों को है ना हर फैसिलिटी या उनकी रिक्वायरमेंट दे सकती थी। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर वाटर। तो देखिए जब केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों को अपने बजट का 40% हिस्सा दे दिया, तो उसमें उसके द्वारा क्या किया, पंचायतों ने हर गांव के अंदर केरला के अंदर वाटर की फैसिलिटी मिल गई, लोगों को फूड मिल गया, वीमेंस का डेवलपमेंट भी हुआ, एजुकेशन की भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई केरला के अंदर। दिस मेंट दैट, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर सप्लाई की स्कीम उसको चेक किया गया, बार बार उस पर नियंत्रण रखा गया और स्कूल के वर्किंग और आंगनवाड़ी को भी अश्योर्ड किया गया। और जो गांव के अंदर है ना स्पेशल प्रॉब्लम थी उनको भी टेकन अप किया गया, मीन्स उनका भी समाधान किया गया। जैसे जो वाटर की सप्लाई थी ना उसको चेक किया गया, उसको नियंत्रण में रखा गया कि है ना वाटर की सप्लाई रेगुलर हो रही है या नहीं हो रही है, वाटर लोगों के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसके साथ साथ है ना स्कूल के वर्किंग को भी काफ़ी अनश्योर्ड किया गया, मीन्स स्कूल के अंदर भी काम पक्का हो, मीन्स अगर स्कूल के अंदर काम नहीं चलेगा तो एजुकेशन बच्चों को अच्छी नहीं मिलेगी।
तो एजुकेशन को भी इंश्योर किया गया। और आंगनवाड़ी के अंदर पैसे सरकार देती थी, जो ये भी ध्यान रखा गया कि आंगनवाड़ी के अंदर आपके काम चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 1 साल से लेकर के और कुछ टाइम 2 या 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको आंगनवाड़ी में भेजा जाता है, और जो बड़े बच्चे होते हैं ना उनको फिर आगे स्कूल में भेजा जाता है। हमारा जो हरियाणा है इसके अंदर भी आंगनवाड़ी के सेंटर हैं, हर विलेज के अंदर हैं। मैं तो कहता हूँ हर मोहल्ले के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर हैं, लेकिन उसकी इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बच्चे को वहाँ पे कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। एंश्योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द विलेज वाज टेकन अप, और विलेज के अंदर जितनी भी स्पेसिफिक कुछ विशेष प्रॉब्लम थी उनका भी ध्यान रखा गया। हेल्थ सेंटर्स को भी इम्प्रूव किया गया सभी जगहों पे, और ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन। और इस वजह से है ना केरला में है ना बिल्कुल सिचुएशन इम्प्रूव होगी, क्योंकि लोगों को हेल्थ मिल गया, एजुकेशन अच्छी मिल गई। डिस्पाइट दिस एफर्ट, इन एफर्ट के अलावा कुछ प्रॉब्लम भी हैं आज केरला के अंदर, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, जैसे एक तो मेडिसिन की शॉर्टेज है, और एक हॉस्पिटल के अंदर ज़्यादा बेड नहीं है, और डॉक्टर भी नहीं है ज़्यादा मात्रा में वो मतलब कि आपकी ज़्यादा संख्या के अंदर। तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन केरला ने आपके बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, और भी जो विलेज पंचायत के डेवलपमेंट के मामले में। द कोस्टारिका अप्रोच, तो कोस्टारिका के बारे में हम देखते हैं कि ये साउथ अमेरिकन कंट्री कोस्टारिका ने किस तरीके से हेल्थ के मामले में अचीवमेंट गैदर की। कोस्टारिका आपके हेल्थीएस्ट कंट्री माना जाता है सेंट्रल अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिका के अंदर है ये कोस्टारिका, साउथ अमेरिका में नहीं है। तो द मेन रीजन फॉर दस कैन बी फाउंड इन द कोस्टारिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कोस्टारिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कोस्टारिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बना रखे हैं जो कि आपके लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के फेवर में है। सेवरल ईयर्स एगो, कुछ साल पहले कोस्टारिका में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया, और डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी, ये डिसाइड किया गया कि कोस्टारिका के अंदर कोई आर्मी नहीं होगी। देखिए हर कंट्री के अंदर आर्मी होती है, लेकिन कोस्टारिका के अंदर कोई आर्मी नहीं है। दिस हेल्प कोस्टारिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ। तो क्या हुआ, जो पैसा आर्मी के ऊपर इस्तेमाल होता था ना कोस्टारिका की गवर्नमेंट का, वो पैसा उसने हेल्थ के ऊपर क्या कर दिया, यूज कर दिया। उसका बहुत बेनिफिट मिला कोस्टारिका की गवर्नमेंट को, हेल्थ के ऊपर ही नहीं, एजुकेशन के ऊपर भी और दूसरी बेसिक नीड्स के ऊपर भी कोस्टारिका की गवर्नमेंट ने आर्मी का पैसा था उसको क्या कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। कोस्टारिकन गवर्नमेंट बिलीव दैट, कोस्टारिका गवर्नमेंट बिलीव करती है कि ए कंट्री हैज बी हेल्दी, यदि एक कंट्री हेल्दी होगी इसके डेवलपमेंट के लिए, एंड पे लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इस पीपल, कि यदि एक कंट्री हेल्दी होगी तो वो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे पाएगी, और जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी तरफ भी अटेंशन पे कर पाएंगे जो हेल्दी लोग होंगे। यदि किसी कंट्री के अंदर हेल्थ सिचुएशन अच्छी है, हेल्दी लोग अच्छे हैं, तो है ना वो दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि जापान का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जापान के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्दी कंट्री है जापान की जो आपके मीन्स एवरेज औसत एज है लोगों की वो 90 ईयर्स है, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। द कोस्टारिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज, एमिनिटीज का मतलब होता है बच्चों फैसिलिटी, सुविधाएं देना। कोस्टारिका गवर्नमेंट कुछ सुविधाएं मीन्स एमिनिटी और सर्विस देती है सभी कोस्टारिकन लोगों को। एग्जाम्पल के लिए कोस्टारिका की गवर्नमेंट सभी लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग सभी ये फैसिलिटी देती है कोस्टारिका गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को। हेल्थ एजुकेशन इज कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट द हेल्थ इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। हेल्थ एजुकेशन भी बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और हर लेवल पे है ना हेल्थ हमारे लिए असेंशियल है, मीन जरूरी है, हर लेवल पे हेल्थ हमारा साथ देता है। तो मैं कल बोल रहा था ना आपको कि आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से रखिए, तो आज ये लेसन में ही आ गई आपकी बात। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ इसके जो ग्लोसरी बची हुई हैं। पब्लिक आपको पता है ही, पब्लिक क्या होता है, जो सर्विस गवर्नमेंट चलाती है उसको पब्लिक सर्विसेज बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल खोलती है, हॉस्पिटल खोलती है, टेलीफोन की सर्विसेज देती है, तो सारा पब्लिक होता है। मीन्स जो गवर्नमेंट चलाती है ना जिन सिस्टम को, उसको बोलते हैं पब्लिक बोलते हैं। इसको सिर्फ है ना ज़्यादा लंबी डेफिनेशन करने की याद नहीं है, इसको डेफिनेशन मैंने इसकी लिख दी है, और आप क्या करेंगे इसको सिर्फ एक बार स्टडी कर लेंगे। प्राइवेट क्या होता है, मीन्स कोई भी इंडिविजुअल, अकेला आदमी जब किसी कंपनी का ओनर होता है या किसी इंस्टीट्यूशन का ओनर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट। मेडिकल टूरिस्ट, हमारी कंट्री में जो लोग इलाज कराने के लिए मेडिकल पर्पज से आते हैं ना उनको बोलते हैं मेडिकल टूरिस्ट। बहुत सी कंट्री से हमारी कंट्री में इलाज कराने के लिए टूरिस्ट आते हैं,
क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर भी बहुत से अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, जैसे मेदांता हॉस्पिटल हो गया गुरुग्राम के अंदर, और भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जो डिजीज है ना आपके एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज। उसको बोलते जैसे वाटर से, फूड से, एयर से। दिस डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हाँ, ऐसे फैलती हैं। और किसके थ्रू? वाटर, फूड और एयर के थ्रू। जैसे एक आदमी को वाटर से कोई वो हो गई, बीमारी होगी, और उस आदमी ने, मान लीजिए कोई बीमार आदमी है, उसने पानी पी लिया, और उस बीमार आदमी के जो आपके वायरस हैं या कोई कीटाणु हैं वो पानी में चले गए, तो वो दूसरे आदमी में भी लग गए। ओपीडी क्या होता है? इसको बोलते हैं आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट। मीन्स जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे है ना हम अपने रिसिप्ट वगैरह कटवाते हैं, पहले हम फीस भरते हैं डॉक्टर की, तो वो सारे काम ओपीडी के ऊपर ही होते हैं। उसके बाद में एथिक्स, मोरल प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस ए पर्सन्स बिहेवियर। मीन्स जो नैतिकता होती है ना हमारे व्यवहार के अंदर, जो अच्छे गुण होते हैं उनको बोलते हैं एथिक्स बोलते हैं। जो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करते हैं ना, जो प्रिंसिपल या जो सिद्धांत, उनको बोलते हैं एथिक्स बोलते हैं। बोलते हैं ना कि एथिक्स होनी चाहिए हर आदमी के अंदर, नैतिकता होनी चाहिए। जैसे हम किसी के साथ में अच्छे तरीके से बात करते हैं तो हमारे अंदर एथिक्स है, अगर नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एथिक्स नहीं है। जेनरिक नेम्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल नेम। ये केमिकल नेम होते हैं ड्रग्स के, इनको बोलते हैं जेनरिक नेम। जेनरिक दवाएं भी होती हैं, जैसे कैंसर की दवा हो गई तो वो जेनरिक दवाएं होती हैं। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंग्रेडिएंट। और जो मीन्स जेनरिक नेम कौन से होते हैं? जेनरिक नेम ये ड्रग्स के नेम होते हैं, और जेनरिक नेम है ना इंग्रेडिएंट्स को, किसी भी तत्व को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं। दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। मीन्स पूरे वर्ल्ड के अंदर इनको मान्यता प्राप्त है या रिकॉग्नाइज किया गया है जेनरिक नेम्स को। जैसे एसिटल सैलिसिलिक, नहीं एसिटल, हाँ एसिटल सैलिसिलिक एसिड, ये जेनरिक नेम है। एस्पिरिन, एस्पिरिन की दवाई होती है ना, तो उसका जेनरिक नेम है ये। तो आपका दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है? जैसे हमारा हरियाणा एक स्टेट है, तो हरियाणा की भी एक गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है देखते हैं हम। तो आपको पता है गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं। तो गवर्नमेंट के 3 लेवल कौन कौन से हैं? लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपके नेशनल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कौन सी होती है? लोकल गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है। एक तो है ना रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, एक आपके अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। मीन्स वहीं के लोकल लोग जब रूल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट। जैसे मेरे गांव के अंदर सरपंच बनाएंगे, तो सरपंच किसका? आपके मुखिया होता है। सरपंच होता है पंचायत का मुखिया। तो ये जो ग्राम पंचायत है जिसका मुखिया सरपंच होता है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है रूरल लोकल गवर्नमेंट का। तो लोकल गवर्नमेंट 2 टाइप की होती है। लोकल गवर्नमेंट का मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि वहीं के लोकल लोग क्या करेंगे? रूल करेंगे। मीन्स जैसे मेरे गांव में कोई सरपंच बनता है तो वो मेरे गांव का ही होगा, मेरे गांव का ही उसका राशन कार्ड, मेरे गांव का ही उसका आधार कार्ड, और मकान नंबर भी उसका मेरे गांव का ही होगा। तो वो मेरे गांव का होना चाहिए, मेरा लोकल आदमी होना चाहिए, वही मेरे गांव का सरपंच बन सकता है। तो उसी तरीके से सिटी के अंदर जैसे एमसी बनते हैं, हर वार्ड से या हर मोहल्ले से सिटी के अंदर एमसी बनते हैं। एमसी को बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिलर। तो म्युनिसिपल काउंसिलर यदि किसी मोहल्ले के अंदर या वार्ड के अंदर म्युनिसिपल काउंसिलर बनेगा तो है ना वो उसी मोहल्ले का होना चाहिए, तो वहीं का लोकल आदमी होना चाहिए। इसी को बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो जैसे है ना आपके रूरल लोकल गवर्नमेंट है, एक होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है, रूरल लोकल गवर्नमेंट के 3 टायर होते हैं या 3 लेवल होते हैं। एक तो होता है ग्राम पंचायत, दूसरी होती है ब्लॉक समिति उससे बड़ी, और एक होती है जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ये रूरल लोकल गवर्नमेंट के 3 टायर हैं। उसके बाद में अर्बन लोकल गवर्नमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होती है म्युनिसिपैलिटी और एक होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपैलिटी छोटे शहरों में होती है जिनको नगर पालिका कहते हैं। जैसे नारनौंद एक छोटा शहर है, नारनौंद के अंदर म्युनिसिपैलिटी है, और हिसार एक बड़ा शहर है, तो वहां के हिसार के अंदर क्या आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। लेकिन शहर के ही लोकल आदमी क्या करेंगे? रूल करेंगे। वहीं के रहने वाले लोग, शहर का ही उनका मकान नंबर होगा, शहर का ही उनका आधार कार्ड होगा, और वो वहीं के बासिंदे होंगे। तो लोकल आदमी मीन्स अपने मोहल्ले में या अपने शहर के अंदर जब रूल करते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे। तो गवर्नमेंट के एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारे हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट है, और इसका एक चीफ मिनिस्टर होता है,
एक गवर्नर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर के अंदर में मिनिस्टर्स काम करते हैं, और जो दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो भी काम करते हैं। एक होती है नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। नेशनल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देंगे, यूनियन गवर्नमेंट भी बोल देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम नेशनल गवर्नमेंट को बोल देंगे। तो नेशनल गवर्नमेंट पूरी कंट्री की होती है, लोकल गवर्नमेंट एक छोटे से एरिया की होती है, जैसे किसी विलेज की या सिटी की होती है, और स्टेट गवर्नमेंट है ना पूरे स्टेट की होती है, और नेशनल गवर्नमेंट आपके कंप्लीट नेशन की होती है। तो 3 टाइप की होती है। अब अगला है ना हमारा जो कंसेप्ट आपके एमएलए का है। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रखेंगे, एमएलए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली आप समझिए क्या होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाते हैं एमएलए। जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती है ना, स्टेट की लेजिस्लेचर होती है, उसको बोलते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट की लेजिस्लेचर को क्या बोलेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे है, हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली है चंडीगढ़ के अंदर। मींस लेजिस्लेटिव वो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली वो होती है जिस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर आपके 90 एमएलए चुने जाते हैं, मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुने जाते हैं, और वो 90 एमएलए हरियाणा के कहाँ पे बैठते हैं, वो हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बैठते हैं। और उन्हीं 90 एमएलए में से क्या बनता है, एक चीफ मिनिस्टर बनता है, और उन्हीं में से मिनिस्टर्स बनते हैं। और ये सभी है ना अलग अलग पार्टीज के होते हैं 90 एमएलए, और ये चंडीगढ़ में जाकर के बैठते हैं और हरियाणा की गवर्नमेंट ये चलाते हैं। ये 90 के 90 लोग है ना लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बैठे होते हैं हरियाणा के, वो हरियाणा के लिए लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। और इन्हीं 90 में से है ना जिस पार्टी की सीट ज्यादा होती है उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, और उसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनता है, और उसी पार्टी के मिनिस्टर से बनते हैं। तो हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे है, चंडीगढ़, और उसमें कौन बैठते हैं, एमएलए। और हरियाणा में कितने एमएलए हैं, 90 एमएलए होते हैं, 90 एमएलए हैं हरियाणा के अंदर। तो नेक्स्ट हम करते हैं और क्या क्या काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो एमएलए के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि एमएलए कौन होता है, एमएलए के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो इसमें दे रखा है कि ऑफिशियल जैसे कुछ कलेक्टर होते हैं स्टेट के अंदर, मेडिकल ऑफिसर होते हैं। तो ये कौन होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो जो कलेक्टर और मेडिकल ऑफिसर होते हैं ना, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। 2 तरह की एग्जीक्यूटिव होती है। जैसे हमारे गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन होती है, जैसे मैंने अभी हरियाणा के 90 एमएलए की बात करी, तो 90 एमएलए से मिलकर के क्या बनेगी, हरियाणा की लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर क्या करती है, लेजिस्लेचर आपके लेजिस्लेशन का काम करती है। लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या होता है, लेजिस्लेशन का मीनिंग होता है मेकिंग लॉ, मीन्स कानून बनाना। तो जो 90 लोग हैं ना, 90 एमएलए हरियाणा से जो चुने जाते हैं और जो हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के बैठते हैं, तो ये है ना हरियाणा के लिए लॉ बनाते हैं। तो लॉ कहाँ पे बनते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। पूरी कंट्री की लेजिस्लेचर कौन सी होती है, पार्लियामेंट होती है। पूरी कंट्री के लिए लेजिस्लेचर, पूरी कंट्री के लिए लेजिस्लेशन होगा, मींस पूरी कंट्री के लिए लॉ बनेगा पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट हमारी कहाँ पे है, दिल्ली में, और उसमें कौन बैठते हैं, एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो हमारे हरियाणा के लिए कौन लॉ बनाते हैं, हमारे हरियाणा के लिए लॉ बनाती है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हरियाणा की लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। लेजिस्लेचर क्या करती है, लेजिस्लेचर आपके लेजिस्लेशन का काम करती है। लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या होता है, मेकिंग लॉ। तो हरियाणा के लिए रूल बनाती है या आपके लॉ बनाती है, कौन बनाती है, लेजिस्लेचर। अब हो गया आपके एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जो लॉ आपके लेजिस्लेचर बनाती है ना, उन लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम कौन करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं, 2 टाइप की एग्जीक्यूटिव होती है, एक तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक अनपरमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर तो वो हो गए जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ना, जिनको एक बार गवर्नमेंट ने पोस्ट दे दी और उनको कोई हटा नहीं सकता, तो वो तो हो गए परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर। और मान लीजिए जिनको हटाया जा सकता है वो परमानेंट नहीं होते। जैसे मिनिस्टर्स होते हैं ना, मिनिस्टर्स को कभी भी हटाया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर की भी कोई फिक्स पोस्ट नहीं होती, जिनकी फिक्स पोस्ट होती है वो तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। मीन्स 2 तरह के आदमी काम करते हैं हमारी हरियाणा के लिए या कंट्री के लिए, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव वाले, और एक काम करते हैं आपके जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं होती वो करते हैं। तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे लिए काम करती है ना, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी। और जो परमानेंट नहीं होते, जिनकी पोस्ट फिक्स नहीं होती, वो आपके मिनिस्टर हो गए, हमारे एमएलए हो गए। एक होती जुडिशरी, तो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसको इंप्लीमेंट किया, एग्जीक्यूटिव ने उसको इंप्लीमेंट किया लॉ को। और है ना जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी के अंदर होता है आपके जितने भी कोर्ट होते हैं ना, उनको बोलते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी के अंदर क्या होता है, कोर्ट होता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी,
एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, उन लॉ को मींस लागू करेगी, लेजिस्लेचर क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव उनको इंप्लीमेंट करेगी, लागू करेगी, और जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी उन लॉ को, अगर वो लॉ टूट जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करती है हमारी जुडिशरी। तो एमएलए आपने देख लिया कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और वो कहां पे बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में से आपके 68 एमएलए चुने जाते हैं, मींस 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको बोलते हैं, जो स्टेट के अंदर सीट होती है ना, जहां से एमएलए बनते हैं, उन्हीं को बोलते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी पूछेंगे आप क्या होती है, जहां से कोई भी आदमी चुना जाता है ना, इलेक्शन जीतता है, या कहीं से कोई आदमी इलेक्ट होता है, तो वो क्या होती है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जैसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती है और पूरी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती है। आपका वार्ड है, आपका मोहल्ला है, आपके मोहल्ले से कोई एमसी चुना गया, या मेरा मोहल्ला है गांव के अंदर, मेरे मोहल्ले से कोई पंच चुना गया, तो पंच जहां से चुना गया वो भी कंस्टिट्यूएंसी है। मान लीजिए पंच आपके है ना 250 वोटर पे चुना गया, तो वो भी कंस्टिट्यूएंसी है। और जो आपके मींस पूरी कंट्री के लिए जो एमपी चुने जाते हैं ना, लगभग 15 या 20 लाख वोटर के ऊपर, वो भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जहां से कोई आदमी इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, आपके कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 कंस्टिट्यूएंसी हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है आपके आगे। इंडिया का मैप में देखता हूं, इंडिया के मैप में क्या दिया गया। ये पॉलिटिकल मैप है, इसको आप एक बार रिव्यू कर लेना, पॉलिटिकल मैप को गो थ्रू हो जाना इसमें से। उसके बाद में देखिए यहाँ पे दे रखा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के कितने आए और आपके उसके कितने। तो ये हिमाचल प्रदेश का बायोडाटा दे रखा है, आप हरियाणा का भी कर सकते हैं इसमें। जैसे टोटल हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 एमएलए चुने जाते हैं। 68 एमएलए में से 68 में से है ना, देखिए मोर देन। अब ये एक बात यहाँ पे ये आती है कि सरकार कौन बनाता है। जैसे हरियाणा के अंदर 90 एमएलए चूज किए जाते हैं, 90 का हाफ कितना हो गया, 45 हो गया। तो हाफ से एक ज्यादा, कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन है ना किसी को भी सरकार बनाने के लिए हाफ से एक ज्यादा चाहिए। जैसे हरियाणा के अंदर 90 है, किसी भी यदि पार्टी को सरकार बनानी हरियाणा में तो उसको 46 एमएलए चाहिए। हिमाचल प्रदेश के अंदर है ना 68 एमएलए है, 68 का हाफ कितना हो गया, 34। तो हिमाचल प्रदेश में जो भी पार्टी सरकार बनाना चाहती है उसको आपके मोर देन 34 चाहिए, 35 हो या उससे ज्यादा हो, तो जब जाकर के सरकार बनेगी। तो देखिए 2017 के अंदर हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए तो 44 एमएलए बीजेपी के आए। तो बीजेपी की हरियाणा किसके अंदर, आपके इसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनी। तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं दे रखा है स्टोरी। द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर। देखिए स्टेट का हेड कौन होता है, स्टेट का हेड होता है आपके गवर्नर होता है, समझ में आया ना। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कंट्री के अंदर जो रोल प्रेसिडेंट का होता है ना, वही रोल स्टेट के अंदर किसका होता है, गवर्नर का होता है। हमारे स्टेट के गवर्नर कौन है, एक बार इसको चेक करें आप। हरियाणा के गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं शायद हरियाणा के गवर्नर। तो एक बार इसको चेक करें नेट के ऊपर क्लास खत्म होने के बाद में। तो हेड ऑफ देखिए हेड ऑफ कंट्री कौन होता है, प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, गवर्नर होता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और पूरे कंट्री के अंदर जो आपके पोस्ट प्रेसिडेंट की होती है, वही पोस्ट किसकी होती है, स्टेट के अंदर गवर्नर की होती है। मींस स्टेट के अंदर गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट का हेड कौन, गवर्नर, लेकिन है ना स्टेट में गवर्नमेंट का हेड कौन, सीएम, चीफ मिनिस्टर। उसी प्रकार से कंट्री के अंदर कंट्री का हेड कौन, प्रेसिडेंट। और पूरी कंट्री की गवर्नमेंट का हेड कौन, प्राइम मिनिस्टर। पूरी कंट्री की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, बस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हम फोकस रखेंगे। तो पूरे जो स्टेट का हेड होता है वो गवर्नर होता है, लेकिन गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, स्टेट में गवर्नमेंट का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। मींस गवर्नर के पास में इतनी पावर नहीं होती स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर पावर का यूज कौन करता है, वो करता है चीफ मिनिस्टर करता है। तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, ये कंसेप्ट इतने आएंगे इसके अंदर। उसके बाद हम करते हैं ए डिबेट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर किसी भी मुद्दे पे डिबेट हो सकती है। एमएलए डिबेट कर रहे हैं, भाई मेरे एरिया के अंदर ये नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ, इसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस ये डिबेट हो रही है। इस डिबेट को आप ना देखें, ये डिबेट आपके समझ में भी नहीं आएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती। आप एक काम करिए, हरियाणा गवर्नमेंट का ट्यूटोरियल देखिए और इसके ऊपर नेट के ऊपर आप सर्च मारिए 1 डे ट्यूटोरियल इन हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके अंदर से आपको सारा पता लग जाएगा। तो एक दिन का जो ट्यूटोरियल है
हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उसका देखें आप, उसमें एमएलए किस तरीके से बहस करते हैं और किस तरीके से उसमें काम होता है गवर्नमेंट के अंदर। तो ग्लोसरी के अंदर देखिए कंस्टिट्यूएंसी एंड पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। कंस्टिट्यूएंसी का एरिया होता है और उस एरिया से वोटर है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है ना। जैसे एक वार्ड होता है गांव के अंदर, वार्ड में से क्या चुना जाता है, वार्ड में से पंच चुना जाता है और पूरे गांव से क्या चुना जाता है, सरपंच चुना जाता है। तो एक छोटा सा मोहल्ला है ना गांव का, उसको क्या बोलेंगे, वार्ड बोलेंगे। तो एक छोटे से मोहल्ले से जो कोई पंच चुना जाए ना, तो मोहल्ला भी क्या होगा, कंस्टिट्यूएंसी हो गई। और अगर पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट से मान लीजिए एक एमपी चुना जाता है, तो वो भी क्या होगी, कंस्टिट्यूएंसी। एक अगर 250 लोगों पे से किसी एरिया में से कोई आदमी चुना जाए तो वो भी कंस्टिट्यूएंसी हो गया। और पूरे यदि बहुत बड़े एरिया में से 15-20 लाख वोटर में से कोई आदमी चुना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, तो वो भी क्या होगी, वो भी कंस्टिट्यूएंसी होगी। मेजोरिटी क्या होती है, जिसका लार्ज नंबर होता है ना, ज्यादा नंबर होता है, उसको बोलते हैं मेजोरिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में मेजोरिटी का क्या मतलब है, स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में मेजोरिटी का मतलब ये है कि जिसके पास में मेजोरिटी हो उसी की गवर्नमेंट बनेगी। 90 एमएलए हरियाणा के अंदर हैं, हाफ से एक ज्यादा चाहिए, तो 90 का हाफ 45 हो गया, तो 46 चाहिए किसी को भी गवर्नमेंट बनाने के लिए। जिसके पास मेजोरिटी है 46 है, हाफ से एक ज्यादा है या कितने भी हैं हाफ से ज्यादा, तो उसकी गवर्नमेंट। अपोजिशन, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपोजिशन पार्टी भी होती है, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती है ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, दूसरे नंबर की पार्टी होती है, जिसको दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सीट मिली है, उसको अपोजिशन पार्टी बोलेंगे। जैसे हरियाणा के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, अलायंस है, तो कोलिशन गवर्नमेंट है ये हरियाणा के अंदर, गठबंधन की सरकार। जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर के सरकार बनाती है उसको बोलते हैं आपके कोलिशन गवर्नमेंट। तो अपोजिशन पार्टी हरियाणा में कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी काफी बड़ी संख्या है एमएलएज की, लगभग 31 एमएलए कांग्रेस के पास में है। तो अपोजिशन पार्टी का भी बड़ा रोल होता है। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो जो पोजीशन पार्टी है ना, जिसकी सरकार होती है, उसको बोलेंगे पोजीशन पार्टी, तो वो अपनी मनमानी करेगी। तो पोजीशन पार्टी की मनमानी पे रोक लगाती है अपोजिशन पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, जब आपके जर्नलिस्ट जो मतलब आपके पत्रकार वगैरह होते हैं ना, उनको वो जब आपके मंत्रियों के सामने एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, मिनिस्टर से सवाल करते हैं अलग अलग मैटर के ऊपर, जैसे कोई भी मैटर कंट्री के अंदर हो गया, हेल्थ कॉन्फ्रेंस होती है डेली हमारी कंट्री की, तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस के अंदर है ना मीडिया वाले हमारे हेल्थ मिनिस्टर से या जितने भी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, जैसे लव अग्रवाल है हमारा हेल्थ सेक्रेटरी, उससे डेली उसकी डेली स्टेटमेंट आती है मीडिया के सामने, वो कंट्री को संबोधित करता है, एड्रेस करता है, तो वो कॉन्फ्रेंस है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती है।